नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। मैं हूं यशवी पांडे। आज सैटरडे का दिन है और इस दिन आमतौर से हम किसी ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो किसी एक विषय या सो कॉल्ड एकेडमिक सब्जेक्ट ना हो। आज बात हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में करने वाले हैं जिसका कंट्रीब्यूशन वैसे तो आप हिंदी सिनेमा के जरिए जानते हैं, लेकिन उस हिंदी सिनेमा को जिसने हमारे देश की बहुत सारे कल्चर को स्प्रेड किया, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड किया, थ्रू आउट द कंट्री स्प्रेड किया, उसमें इस डायरेक्टर का बहुत बड़ा नाम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यश राज चोपड़ा साहब का। आज उनकी पुण्यतिथि है, यानी कि आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। अब ये मेमोराइज करने के पीछे एक बड़ा रीजन है, वो ये है कि एज अ पर्सनालिटी, एक शख्सियत के तौर पर तो वो बड़े थे ही थे। उसके बारे में आपको बहुत सारे रिव्यू मिलते होंगे, सो कॉल्ड जो मीडिया है वहां से, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं सिनेमा के वो देते रहते होंगे। दरअसल मैं जिस नाते यश राज साहब के बारे में आज बात करने वाला हूँ वो पहलू उनके व्यक्तित्व का नहीं है, ये वो पहलू उनकी कहानियों का नहीं है। दरअसल मेरा पहलू ये है कि उनकी सिनेमेटाई जो एथिक्स थी, जो उनका सिनेमा को लेकर के प्रेजेंटेशन था, जो उनका अपना सिनेमा था या जो उनकी अपनी फिल्में थी, उनका हमारी लाइफ से किस तरीके का इम्पैक्ट है, किस तरीके से उस तरीके की फिल्मों ने हमारी लाइफ को शेप दिया है। साथ में साथ ये भी हमें याद रखना है और ये भी समझना है कि सिनेमा सिर्फ ये चीज दिखाने की नहीं है कि दो एक्टर या एक्ट्रेस और सो कॉल्ड और भी सारे जो फिल्म के यूनिट हैं वो किसी टॉपिक पर एक्टिंग कर रहे हैं, देन वी गेट एंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग इज ओके। ऐसा नहीं है। हमारे साथ ये होता है कि बहुत सारे तरीके हैं उस एक फिल्म में जिसके जरिए अलग अलग चीजें हम तक पहुंचाई जा रही होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन, मैसेजेज, वैल्यूज। और इन सारी चीजों को अगर मैं ये कहूं कि इंडिया के कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक कलेक्टिव वे में, एक समग्र रूप में सबसे अच्छे तरीके से पहुंचाया है, तो यश राज साहब उसमें सबसे बड़ा नाम निकल के आते हैं। और मोस्ट रिस्पेक्टेड डायरेक्टर रहे हैं वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, यश राज चोपड़ा साहब। कोई भी फिल्म उनकी उठा करके देख लीजिए, दो तीन चीजें आपको बहुत अच्छी सी मिल जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मिलेगी कि उन्होंने हर एक कैरेक्टर को बड़े पावरफुल तरीके से प्रेजेंट किया है। एक दौर ऐसा था जब ये कहा जाता था कि कोई एक्ट्रेस जो यशराज साहब की फिल्मों में काम कर रही है वो अपने आप ही एक एम्पावर्ड चेहरा बन जाती थी। एक सशक्त महिला का एक पोर्ट्रेट जो वो उनकी फिल्मों में दिखाई देता था। कोई भी कैरेक्टर की, वुमन का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि यशराज साहब का जो मेन टाइम है उसमें जो हमारी सोसाइटी, उसमें फेमिनिस्ट जो अप्रोच है उसकी डिबेट अभी थोड़ी लिमिटेड हो रही थी। आज जब हम 21st सेंचुरी के सेकेंड डेकेड में चल रहे हैं तो बहुत आसान है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे हम फेमिनिस्ट अप्रोच को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उस टाइम जब यशराज साहब की फिल्में आ रही थी तो ये बहुत देखा गया कि चाहे वो दादी के कैरेक्टर में कोई बूढ़ी औरत का किरदार हो, चाहे एक्ट्रेस के तौर पर कोई यंग कपल हो, या दूसरे जो फिल्मों के किरदार होते थे, उनको उन्होंने बड़े पावरफुल तरीके से और बहुत अच्छा वेट देकर के अपनी फिल्मों में रिप्रेजेंट किया। ये तो मोर और लेस कई सारे डायरेक्टर्स में मिल जाएगा। जिस एक खास चीज ने यशराज को यशराज बनाया वो है उनका नेचर को इन्वॉल्व करना। जिस तरीके से उनकी फिल्मों में प्रकृति इन्वॉल्व होती थी, जिस तरीके की ब्यूटी वो क्रिएट करते थे, वो फिनोमिनल है। वो दुनिया में बहुत चंद डायरेक्टर हैं जिनको उस तरीके की समझ है। और फिर वो जो नेचर इन्वॉल्व करते थे वो हवा में नहीं होता था कि नेचर तो इन्वॉल्व है बट म्यूजिक सूदिंग नहीं है, सिंगिंग सूदिंग नहीं है या लिरिक्स सूदिंग नहीं है। नहीं, हमेशा से ये रहा है कि जब भी यशराज साहब की फिल्मों को आप ध्यान से देखेंगे, स्पेशली उनके गाने, तो आपको मिलेगा कि उनके गानों में भी एक तरीके से नेचर इन्वॉल्व रहती थी। गानों से भी एक खास किस्म का वो नेचर को कनेक्शन दे करके एक रोमांस का कैनवास जो है वो बड़ा कर देते थे। एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। उनकी एक फिल्म है सिलसिला, बहुत सारे लोगों ने देखी है। उसका एक गाना है कि देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। अब पहली जो लाइन है वो एक इमोशन है जो बयान की जा रही है, लेकिन उस इमोशन को किसके जरिए बयान किया जा रहा है? नेचर के जरिए।
अब वो दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, यहाँ नेचर इन्वॉल्व हो जाती है। इस तरीके से हजारों गाने हैं यशराज साहब की फिल्मों के जिसमें नेचर आती है। इसके साथ साथ एक और कमाल बात जो है उन्होंने अपनी फिल्मों में की है, जहां तक पॉसिबल हुआ है इंडिया के रिचुअल्स को जरूर इंक्लूड किया है। मतलब ये बहुत स्पेसिफिक बनाता है उनकी फिल्मों को। वीर ज़ारा का एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, में लोहड़ी दिखाया जाता है, पंजाब का फेस्टिवल, और हमारे देश में कोई भी फेस्टिवल जो पर्टिकुलर स्टेट या रीजन में सेलिब्रेट होता है वो सिर्फ उस रीजन का नहीं, हमारा जो मुल्क है, हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे मुल्क की, वो इतनी अच्छी है कि वो सिर्फ पर्टिकुलर रीजन तक ना होकर के थ्रू आउट द कंट्री सेलिब्रेट होती है, और अब तो कहें हम वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट होती है, तो कोई गलत नहीं होगा। तो यशराज साहब का दूसरा करिश्मा ये था, नेचर को इन्वॉल्व करने के साथ साथ वो अपनी जो रिचुअल्स होती थी जिसके जरिए इंडियन कल्चर को और स्प्रेड किया जा सके, उसको इन्वॉल्व कर देते थे। इसके बाद आती है इंडिविजुअल डिग्निटी। आपको कोई ऐसी फिल्म नहीं मिलेगी जिसमें जिस किरदार को उन्होंने गढ़ा है, उस किरदार के जरिए जिस चीज को वो दिखाना चाह रहे हैं, उस कम्युनिटी, उस जेनरेशन की किसी डिग्निटी को उन्होंने हर्ट किया बहुत डिग्निफाइड वे में। तो अब मैं कहना ये चाहता हूं कि एक जो सिनेमा दिखाने वाला आदमी है, जो एक कैरेक्टर को डिफाइन करने वाला आदमी है, यानी जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है, वो इतनी सारी चीजों को लेकर के इतना सूदिंग कैसे हो रहा है? क्या ये सारी चीजें कोइंसिडेंस है? नहीं, ये एफर्ट की चीज है। इसमें बहुत एनर्जी लगती है, साथ साथ में एक सेंसिटिव ब्रेन और माइंड की, और इनफैक्ट एक अच्छे हार्ट की भी जरूरत होती है, एक अच्छे एस्थेटिक की भी जरूरत होती है, एथिक्स की भी जरूरत होती है। ये सारी चीजें यशराज साहब के अंदर खुद थी, और इन्हीं सारी चीजों से मिल करके जब वो अपनी फिल्मों के जरिए अलग अलग किरदार आपके सामने लाते थे, तो वो साफ साफ दिखाई देता था आपको कि ये सिर्फ किरदार नहीं है, ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं हो रहा है, या यूं कह लें कि कोई एक सिर्फ अभिनय नहीं हो रहा हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, बल्कि वो आपको छूता था। और ये बहुत अहम बात होती है। इसीलिए उन्होंने जो भी मेरे हिसाब से करीब 100 के आसपास फिल्में डायरेक्टर और प्रोड्यूस की होंगी, और उसमें मोस्ट ऑफ फिल्में हमसे जरूर कहीं ना कहीं बात कर पाती हैं, हमको जरूर कहीं ना कहीं छू पाती हैं, और ये यशराज साहब का कमाल है। मुझे बहुत सारे गाने उनकी फिल्मों के इसलिए रिकॉल हो रहे हैं क्योंकि उनमें नेचर बहुत अच्छे से इन्वॉल्व है। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं। मैं वीर ज़ारा का ही जो स्टार्टिंग सॉन्ग है वो शुरू ही नेचर से होता है, ये हवा आज यूं गा रही है। ये जो काम वो करते थे उससे होता क्या था, फिल्मों में इफेक्ट क्या होता था? वो इफेक्ट ये होता था कि जब आप नेचर को इन्वॉल्व कर लेते हैं किसी भी काम में, तो आपके काम का कैनवास बढ़ जाता है, आपकी रेंज बढ़ जाती है। जैसे हिंदू कल्चर में या सनातन कल्चर में आप देखे हैं कि हमने बहुत सारे अपने रिचुअल्स नेचर के साथ एसोसिएटेड रखे, बल्कि मोस्ट ऑफ रिचुअल्स हमारे जो हैं वो नेचर के साथ एसोसिएटेड हैं। तो हमारा जो रेंज है बीइंग अ ह्यूमन, वो रेंज नेचर के साथ इन्वॉल्व होके एसोसिएट होकर के एक इनफाइनाइट कैनवास ले लेती है, और इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी कल्चर के रूप में उभर के आता है जो हमारी सनातन संस्कृति है। तो ये कमाल है हमारे इंडियन कल्चर की एस्थेटिक का, जिसका एक एंगल यशराज साहब की फिल्में भी हैं जो उन्होंने अपनी फिल्मों में दिखाया है। लंबी डिटेल में कभी बात होगी। आज मेरा मन था कि आपको यशराज साहब के सहारे उनकी फिल्मों से थोड़ा सा रूबरू करा दूं, और फिलहाल ये जरूर आपको समझाने का मेरा प्रयास था कि किस तरीके से नेचर को इन्वॉल्व करके, रिचुअल्स को इन्वॉल्व करके उन्होंने बेहतर सिनेमा क्रिएट किया। फिलहाल अगली बार कुछ और बात के साथ आपसे जुड़ेंगे। इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे अगली बार फिर। थैंक यू वेरी मच।